पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके कुछ मतलब लगभग मिलता जुलता चित्र है। हमारा जो श्वसन है, श्वसन हमारे श्वसन तंत्र में जो श्वसन का भाग होगा वो कुछ मुख्य भाग लेते हैं, जैसे आपका नसिका, फिर आपका कंठ, ठीक है, फिर आपकी श्वास नली, फिर आपके लंग्स मतलब फेफड़े, है ना। ये हमारे कुछ भाग है जो हमारे श्वसन के कार्य में भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे नसिका छिद्र की बात करें तो हमारे सामने जो नाक है उसमें 2 छिद्र होते हैं जिसको नसिका छिद्र कहते हैं। उसके माध्यम से आप क्या करते हैं, सांस को मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ऑक्सीजन आपकी नसिका द्वार से होती हुई आपके कंठ से गुजरती हुई आपके श्वास नली से जाती हुई आपके दोनों फेफड़ों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब दोनों फेफड़ों में चली जाती है। आप इसमें आपको पढ़ना क्या है, मैं ये आपको बता देती हूँ। श्वसन है क्या, श्वसन कितने प्रकार का होता है, निःश्वसन क्या है, निःश्वसन क्या है ना, उच्छ्वास जिसको कहते हैं, किसमें कितनी कौन सी क्रिया होती है, ये आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्वसन क्या है ये जानते हैं। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है ना। कैसी क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, जो कि आप जो भोजन करते हैं उसमें आप जटिल पदार्थों का भोजन करते हैं, है ना। जैसे आप जटिल पदार्थों का इट मीन्स कि आप कार्बोहाइड्रेट भोजन में लेते हैं, आप प्रोटीन लेते हैं, आप विटामिन लेते हैं, ये सभी क्या है, आपके जटिल पदार्थ है। क्या है ये, आपके जटिल पदार्थ है। और हमने जब आपको सेल बताया था तो सेल में हमने एक चीज बताई थी कि सेल में एक अंग होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जटिल पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आपका होता क्या है, श्वसन क्या है, श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जो कि हमारे शरीर में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करती है, तोड़ने का कार्य करती है। वह क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। और ये जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जो होगी वो कहाँ होगी, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। याद रखेंगे कि श्वसन की जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, जटिल पदार्थों का जो सरल पदार्थों में टूटने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर से समझिएगा, श्वसन क्या है, श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने का कार्य करती है, और ये क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन में 2 क्रियाएं होती हैं, एक होती है निःश्वसन, इंस्पिरेशन कहते हैं, दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन को उच्छ्वास भी कहते हैं हिंदी में, नहीं उच्छ्वास कहते हैं, निकालना, ठीक है। निःश्वसन क्या है, जब आप ऑक्सीजन को नसिका द्वार से सांस को लेने का कार्य करते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन। और जब आप CO2 को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं नसिका द्वार के माध्यम से वो क्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। 2 प्रकार से हमारा श्वसन होता है, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। श्वसन, इस निःश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, और निःश्वसन में क्या होता है, CO2 को हम बाहर निकालते हैं। हमारे 4 ऐसे मुख्य अंग हैं जो कि श्वसन में हमारे भाग लेते हैं। एक है नसिका, नसिका छिद्र, दूसरा है कंठ, तीसरा है श्वास नली, और चौथा है फेफड़ा, लंग्स, ठीक है। अब समझिएगा, आपने कभी आपके साथ भी हुआ होगा जब आप सांस लेते हैं, जैसे जो आपका खाना है वो भी इसी नली से जाता है, आपका पानी है इसी नली से जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें तकलीफ हो, ऐसा इसलिए नहीं होता। या फिर कभी कभी आप जब खाना खाते रहते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे नाक में चावल चला गया, ऐसा लगता है ना, हाँ, जैसे जिसको बिछुल जाना कहते हो आप, है ना। तो ये होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। हम कंठ से बोलते हैं, स्वर जो हमारे निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। ये कंठ पे एक पट्टी लगी हुई होती है, कंठ पटल कहते हैं उसको। जब आप भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, ठीक है, और जब आप श्वास भी लेते हैं तो सॉरी, सांस लेने में खुली हुई होती है। जब आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उस टाइम पे कंठ पटल द्वारा क्या हो जाती है, ढक जाती है। क्या
क्या हो जाती है, ढक जाती है, जिसके कारण से हमारा भोजन इस कंठ में न जाके सीधे कहाँ होता है, श्वास नली से होता हुआ हमारे जहाँ जाना होता है आमाशय वगैरह में वहाँ चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंठ पटल जब अचानक से कभी डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ समझ लीजिए कि नहीं बंद हो पाया है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका अगर चावल या पानी का थोड़ा सा विभाग अगर कंठ में जाता है तो आपको क्या होती है, परेशानी फील होती है, और वो चावल वगैरह जो पानी वगैरह होता है वो पुनः वापस बाहर आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अगर ये चला गया तो यहाँ से तो ये अंदर जाएगा, लेकिन हमारे जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाएगा, है ना। तो याद रखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और श्वास नली, जब हम श्वास लेते हैं उस टाइम पे कंठ खुला हुआ होता है, और यहीं से हमारी श्वास नली के माध्यम से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, हमारे लंग्स में आ जाते हैं। अब श्वसन भी 2 टाइप का होता है। श्वसन क्रिया 2 प्रकार की होती है, निःश्वसन और निःश्वसन। लेकिन जो श्वसन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है अनॉक्सी श्वसन और एक होता है ऑक्सी श्वसन। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं बैठाऊंगी आज। अनॉक्सी श्वसन क्या है, ऐसा श्वसन जिसमें हमें ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन ना के बराबर भी होती है तो ये क्रिया होती है, ठीक है। इस प्रकार का श्वसन मानव में नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मानव में इस प्रकार का श्वसन नहीं होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि मानव के कुछ ऐसे पार्ट हैं जहां पे ये श्वसन हो भी सकता है, जैसे पेशियां, ठीक है, जैसे पेशियां। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पेशियों में कौन सा श्वसन होता है, तो याद रखेंगे पेशियों में कौन सा श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से हमने बताया था कि जब आप तेजी से काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो ऑक्सीजन आप प्रॉपर्ली नहीं ले पाते, उस टाइम पे क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन की कमी से क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। और वहां पे जो श्वसन होता है पेशियों में, अनॉक्सी श्वसन, उसी वक्त क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि पेशियों में जमता है और हमें क्या फील होती है, थकान फील होती है। ये चीज हमने आपको पहले भी बताई थी क्लास में। तो अनॉक्सी श्वसन ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऐसा श्वसन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ये निम्न प्रकार के, निम्न श्रेणी के पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है, निम्न श्रेणी के पेड़ पौधों, आपके जीवों में निम्न श्रेणी के जीव हैं, जैसे अमीबा वगैरह हो गए, है ना, ईस्ट वगैरह हो गए, उन सभी में कैसा श्वसन होता है, अनॉक्सी। लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के किस भाग में अनॉक्सी श्वसन होता है, तो किस में होता है, पेशियों में होता है। अनॉक्सी श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि लैक्टिक अम्ल पेशियों में जमता है, जिसके कारण से मनुष्य को क्या फील होती है, थकान महसूस होती है। क्लियर हो गया सबको। अब ऑक्सी श्वसन क्या है, इसमें कुछ चीजें बनती है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। ऑक्सी श्वसन क्या है, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब ये बिना ऑक्सीजन के श्वसन नहीं होगा। और मनुष्य कैसा श्वसन करता है, ऑक्सी श्वसन, क्योंकि हम लोग श्वसन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि मनुष्य में होने वाला श्वसन कौन सा होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ होती है, हम श्वास तो लेते हैं नाक से, संपन्न यहाँ नहीं होती। मेन काम क्या है श्वसन का, ऑक्सीडेशन करना, वो काम कहाँ होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखेंगे कि ऑक्सी श्वसन की जो जितनी भी क्रिया होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अनॉक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है ये सेल के कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है, सॉरी, कोशिका झिल्ली में होती है। कहाँ होती है, कोशिका झिल्ली में होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अनॉक्सी श्वसन किसी भी सेल की झिल्ली में होती है, कोशिका झिल्ली में होती है, और ऑक्सी श्वसन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। श्वसन क्या है, श्वसन एक बायोलॉजिकल आपकी प्रक्रिया है जो कि आपके नसिका द्वारा संपन्न होती है। आपके श्वसन में होता क्या है, श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कि जटिल पदार्थों का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होते हैं, सरल पदार्थों में टूटना होता है, ठीक है।
क्या होता है श्वसन? श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो कि जटिल पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य करती है। मतलब जैसे आप जटिल पदार्थ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सभी का ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और टूटने के बाद इनसे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये काम कौन करता है? ये क्रिया किसमें होती है? श्वसन में होती है और हमारे शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन में आपके 4 पार्ट भाग लेते हैं, मुख्य 4 भाग है। एक है नसिका, एक है कंठ, एक श्वास नली, एक है फेफड़ा। नसिका क्षेत्र से आप क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। उस टाइम पे कंठ से आपकी गुजरती हुई श्वास नली से होती हुई आपकी ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी? आपके फेफड़ों में आ जाती है। ठीक है। श्वसन की क्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। एक होती है निःश्वसन, एक होती है निःश्वसन। निःश्वसन क्या है? ऐसा श्वसन जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है निःश्वसन, और ऐसी क्रिया जिसमें हम CO2 को बाहर निकालते हैं वो कहलाती है निःश्वसन। मनुष्य में 2 प्रकार का श्वसन 2 प्रकार का होता है, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है वो क्या कहलाता है? अनॉक्सी श्वसन। ये हमारे निम्न श्रेणियों के पेड़ पौधों तथा जीवों में संपन्न होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट वगैरह में कौन सा श्वसन होगा? अनॉक्सी श्वसन। और जीवों मनुष्य में पेशियों में ये श्वसन पाया जाता है। जब ये श्वसन होता है पेशियों में तो कौन सा क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मनुष्य में क्या होती है? थकान महसूस होती है। ऑक्सी श्वसन ऐसा श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही संपन्न होता है और कहाँ होता है? शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया संपन्न होती है। याद रखिए कैसा श्वसन कहलाता है? ऑक्सी श्वसन कहलाता है। क्लियर हो गया? बैठो आप सबको। डाल लीजिए श्वसन तंत्र और पहले डालिए श्वसन। श्वसन तंत्र डाल के लिखेंगे श्वसन। देखिए श्वसन वह उपापचयी क्रिया है। क्या श्वसन क्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, ऐसा लिख लीजिए। श्वसन वह जैविक क्रिया है। श्वसन वह जैविक क्रिया है। श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, दोनों काम होगा ना, क्योंकि ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप मतलब ये क्रिया होने के बाद जिसके फलस्वरूप जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा बनती है। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें आपका क्या होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा बनती है। ठीक है। लिखेंगे श्वसन के प्रकार। रुकिएगा श्वसन के प्रकार नहीं लिखेंगे, इसमें आगे लिखिएगा श्वसन की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। श्वसन की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है।
श्वसन की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला लिखेंगे निश्वसन, इंस्पिरेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन है ना। लिखेंगे निश्वसन पे लिखिए, निश्वसन लिखिए ऐसी क्रिया जिसमें, इंस्पायरेशन पे लिखे ऐसी क्रिया जिसमें, ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ऐसी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है निश्वसन कहलाती है, निश्वसन कहलाती है, निश्वसन कहलाती है। अब देखिए जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारा स्टर्नम है, हमारी जो पसलियां हैं, है ना, हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है, क्या होगा, वो सिकुड़ता है कि फैलता है? सांस लेके देखो फिर बताना। सिकुड़ता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज बंध रही है, और जब आप सांस को छोड़ते तो आपको नहीं लगता कि आप रिलैक्स हो रहे हैं? फील करके देखो, अभी पता चल जाएगा। वही लिखोगे, जिसके जिसमें जैसा होता होगा वैसा लिख लेना, ठीक है। चलो देखो, निश्वसन की क्रिया में, निश्वसन की क्रिया में पेशियां सिकुड़ती हैं, निश्वसन की क्रिया में पेशियां सिकुड़ती हैं, निश्वसन की क्रिया में पेशियां सिकुड़ती हैं तथा पसलियां और स्टर्नम, पसलियां और स्टर्नम, स्टर्नम मतलब उरोस्थी बोलता है ना, उसको बीच में जो जोड़ती है, हमारे बताया था ना कि एक होती है क्या लिखा, पसलियां तथा स्टर्नम ऊपर की ओर खिंचती है, ऊपर की ओर खिंचती है, ऊपर की ओर खिंचती है। पसलियां तथा स्टर्नम ऊपर की ओर खिंचती है। अब लिखिए निश्वसन, निश्वसन एक्सपायरेशन लिखो, निश्वसन पे वह श्वसन क्रिया, निश्वसन पे लिखे वह श्वसन क्रिया, एक्सपायरेशन पे लिखे वह श्वसन क्रिया जिसमें, वह श्वसन क्रिया जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें CO2 शरीर से बाहर निकाली जाती है, वह श्वसन क्रिया जिसमें CO2 शरीर से बाहर निकाली जाती है, CO2 बाहर निकाली जाती है, निश्वसन कहलाती है। वह श्वसन क्रिया जिसमें CO2 शरीर से बाहर निकाली जाती है निश्वसन कहलाती है, निश्वसन कहलाती है। लिखिए आगे, इसमें पेशियां फैल जाती हैं, फैलती हैं, इसमें पेशियां फैलती हैं, इनमें पेशियां फैलती हैं, इसमें पेशियां फैलती हैं, ठीक है, हो गया। अब लिखिए श्वसन के प्रकार। अच्छा एक रुकिए थोड़ा सा, मतलब अंग भी लिख लीजिए, मतलब जो जो भाग लेते हैं वो लिख लीजिए। मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कराऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्राइब नहीं, पेपर में नहीं आता है। बस इतना याद रखना है कि श्वसन में क्या क्या भाग लेता है, क्योंकि अंदर पढ़ने जाएंगे तो फिर अब नसिका में क्या पढ़ाऊँ, 2 छिद्र होते हैं, उसमें से ऑक्सीजन जाता है, उसमें बाल होते हैं, ये होता है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। बस उसके पार्ट लिख लीजिए कि कौन कौन से आपके श्वसन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो श्वसन में भाग लेने वाले श्वसन के प्रमुख, श्वसन अंग के प्रमुख भाग लिख लीजिए, श्वसन अंग के प्रमुख भाग, और चारों के नाम लिख लीजिए बस। श्वसन अंग के प्रमुख भाग, ये श्वसन अंग ही है ना पूरा, श्वसन अंग के प्रमुख भाग, चारों के नाम लिख लीजिए। नासिका या नासिका छिद्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंठ, सांस नली, फेफड़े,
कहेंगे नॉस्ट्रिल, नासिका को कहेंगे नॉस्ट्रिल, लिख लो। श्वास नली को कहेंगे ट्रैकिया, कंठ को कहेंगे लैरिंक्स। शुभम लिखो, नासिका को कहेंगे नॉस्ट्रिल, कंठ को कहेंगे लैरिंक्स, श्वास नली को कहेंगे ट्रैकिया और फेफड़ा तो पता ही है लंग्स। अब लिखिए श्वसन के प्रकार। अब लिखिए श्वसन के प्रकार। जो आपके पेपर में आता है केवल श्वसन में आप वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे है तो बहुत लंबा ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है केवल मैं आपको वही दिखाऊंगी, ठीक है। लिखिए श्वसन के प्रकार में श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला लिखिए बाह्य श्वसन, दूसरा लिखिए आंतरिक श्वसन। मैं बताऊंगी ऑक्सीजन ऑक्सी कब लिखना है। पहला लिखिए बाह्य श्वसन, पहला लिखिए बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और दूसरा लिखिए आंतरिक श्वसन। ये दोनों आंतरिक श्वसन ही हैं जो कि हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है। वो भी होता है, बाह्य श्वसन भी होता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। जो आप लेते हैं छोड़ते हैं वो है आपका बाह्य श्वसन, और जो मेन अंदर काम होता है जटिल पदार्थों का टूटने का, वो किन दोनों में होता है, इन दोनों में होता है, ठीक है। पहला लिखिए बाह्य श्वसन डाल के, पहला लिखिए बाह्य श्वसन डाल के, पहला लिखिए बाह्य श्वसन डाल के। लिखिए बाह्य श्वसन पे शरीर में ऑक्सीजन का अंदर जाना, शरीर में ऑक्सीजन का अंदर जाना, शरीर में ऑक्सीजन का O2 का अंदर जाना तथा शरीर से CO2 का बाहर आना। शरीर में O2 का अंदर जाना, ऑक्सीजन का अंदर जाना तथा शरीर से CO2 का बाहर आना, CO2 का बाहर आना, यह पूरी क्रिया बाह्य श्वसन के अंतर्गत होती है, यह बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है। यह क्रिया बाह्य श्वसन के अंतर्गत, यह पूरी क्रिया बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती है। यह श्वसन क्रिया लंग्स में संपन्न होती है। आगे लिखिए, लंग्स मतलब फेफड़ा। यह पूरी क्रिया लंग्स में संपन्न होती है, फेफड़े में संपन्न होती है, लंग्स में संपन्न होती है। मतलब आप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। पूरी क्रिया किस में संपन्न होती है, आपके लंग्स में होती है। इसे फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं। फुफ्फुस, फुसफुस नहीं, फुफ्फुस ये लिखा है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, फुफ्फुस ये लिखा है आगे। फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि ये केवल कहाँ संपन्न होती है, लैरिंग आपके लंग्स में होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं फुफ्फुस, ठीक है। अब लिखो आंतरिक श्वसन, बहुत इंपॉर्टेंट है आंतरिक श्वसन, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी और याद भी करना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे ही आप बाह्य श्वसन की क्रिया करते हैं, जैसे ही आप ऑक्सीजन को लेते हैं, तब क्या होता है, मैं आपको अंदर की चीजें समझा बस दूंगी, ठीक है, लिखाऊंगी नहीं, समझना है इस चीज को। जैसे ही आप ऑक्सीजन को लेते हैं, आपकी श्वसन कंठ से होती हुई, आपके सांस नली से होती हुई कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है, लंग्स में जाती है। और लंग्स में बहुत सारी धमनियां पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी आपकी रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। और वो रक्त वाहिनियां क्या करती हैं, जैसे ही आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में पाई जाती है श्लेष्मिक ग्रंथि। कौन सी पाई जाती है, श्लेष्मिक ग्रंथि। ये जो श्लेष्मिक ग्रंथि होती है, अपने से श्लेष्मा म्यूकस को स्त्रावित करती है, और जितनी भी श्वसन के साथ अंदर आई हुई जितनी भी बैक्टीरिया है, या फिर कह सकते हैं जितना भी जीवाणु विषाणु जो भी होता है, उसको क्या कर देती है, वहीं पे नष्ट कर देती है, ठीक है ना। मतलब जो आप सांस लेते हैं, अगर आपने अंदर से सांस ली है, मतलब आपने
क्योंकि वातावरण में जीवाणु तो है, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, सांस के साथ अंदर जा सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही सांस अंदर जाता है, यहाँ पे आपकी एक म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है जो कि श्लेष्मा को स्रावित करती है, म्यूकस को स्रावित करती है और उन जीवाणुओं को, उन हानिकारक पदार्थों को क्या कर देती है, वहीं पे नष्ट कर देती है। मतलब जो आपके फेफड़े में जो ऑक्सीजन आती है वो बिल्कुल कैसी होती है, शुद्ध होती है। आ गया समझ में? मतलब आप जो बैक्टीरिया वगैरह अपने सांस से लेते हैं वो अंदर आपके नहीं जा पाती है। तो याद रखिएगा कि जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़े में आती है, इसके बाद क्या होता है, जो आपकी यहाँ पे धमनियां हैं, यहाँ पे बहुत सारी नलियां हैं जो आपकी रक्त की, जिसमें आपका ब्लड चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगी तो वो जो धमनी थी, उनकी जो पतली झिल्ली है, उसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, प्रवेश। अब कैसे? ऑक्सीजन जैसे ही अंदर प्रवेश होगा उन नलियों के, ठीक है, अब आपका रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आप सबको पता है क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तब क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन इंटर किया हमारे नली के अंदर, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे जो आपका हीमोग्लोबिन है, ये इससे क्रिया करके बना लेता है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। जब जैसे ही नलिका से ऑक्सीजन इंटर करता है, ये ऑक्सीजन किससे क्रिया करेगा, हीमोग्लोबिन से, और क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में जाता है, और जिस भाग में जाएगा वहां पे ऑक्सीजन अपने आप ही क्या कर लेती है, हीमोग्लोबिन से अपने आप को अलग कर लेती है। समझिएगा, वहां पे कोई स्पेशल काम नहीं होता, अपने आप को क्या कर लेती है। जैसे ही किसी अंग पे जाना होता है, जिसको देना होता है ऑक्सीजन, वहां पे जाके अपने आप को ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से क्या कर लेगी, ऑक्सीजन अपने आप को अलग कर लेगी, और जहाँ पे काम होगा वहां पे क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो दिन भर चलता रहता है ना, चलता रहता है रक्त के साथ, लेकिन ऑक्सीजन को चलना नहीं है, ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग में क्या करना है, पहुंचना है। और जैसे ही ऑक्सीजन हमारे उस पार्ट पे पहुंचती है, उन कार्यों के दौरान जो कि वो पार्ट काम करते रहते हैं, तो वहां पे क्या बन रही होगी, CO2 बन रही होगी। काम कर रहे हैं तो CO2 बन रही, और जैसे ही ऑक्सीजन उसमें पहुंचेगा, वहां से CO2 क्या होगी, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेगी, और क्या बन जाएगा, HbCO2। इसको क्या बोलेंगे, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हीमोग्लोबिन यहाँ से बनता है, और ये हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन छोड़ेगी, ये पुनः वापस जाएगी, कहाँ जाएगी, लंग्स के पास जाएगी, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन लेना है। तो फिर यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए फिर से लंग्स के पास आती है, और CO2 अलग हो जाता है, और O2 क्या हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही है ना O2 को ले जाना और CO2 को लेके आना। क्लियर हुआ? तो होता क्या है आपका, कि जो नलिकाएं होती, जैसे आप O2 लेते हैं, वो हमारे नलिकाओं के अंदर प्रवेश करती है, उसमें से जो हीमोग्लोबिन रक्त में होता है उससे क्रिया करती है, और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये हमारे जहाँ जरूरत होती है, अंग में प्रत्येक पार्ट में जरूरत है तो प्रत्येक भाग में पहुंचाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, और जैसे ही अंग में ये छोड़ती है तो ऑक्सीजन अपने आप को हीमोग्लोबिन से अलग कर लेती है और अंग में चली जाती है, और वहां से जो CO2 बनता है वो किससे क्रिया कर लेता है, हीमोग्लोबिन से, और क्या बना देगा, कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना देगा, जो कि फिर कहाँ आएगा, पुनः लंग्स में आएगा। ये है आपकी पूरी क्रिया। इस क्रिया को मैं आपको नहीं लिखाऊंगी, ये मैंने आपको समझा दिया है। बस समझ में आ गया है ना कि हो क्या रहा है हमारे बॉडी के अंदर। बस आपको अब लिखना है आंतरिक श्वसन। अब जो ये बाह्य श्वसन की क्रिया थी, बाह्य श्वसन की क्रिया जैसे ही हमारे रक्त में होती है, उसको हम बोल देते हैं आंतरिक श्वसन, है ना। और फिर वो डिपेंड करता है कि सेल में कैसा कैसा श्वसन होता है। जैसे मैंने पेशी में बताया कि पेशी में कैसा होता है, और ऑक्सी, और हमारे जो मेन सेल में काम होता है वो कैसा होता है, ऑक्सी। फिर ये ऑक्सीजन हमारे सेल में जाएगा, सेल में जाएगा, जो हमने जटिल पदार्थ लिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, उनका ऑक्सीडेशन करेगा, और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। हो गया? चलो अब लिखिए आंतरिक श्वसन। लिखिए, शरीर के अंदर क्रिया समझ में आ गई ना कि कैसे ब्लड में वो मिलेगा। शरीर के अंदर रक्त एवं शरीर के अंदर रक्त एवं ऊतक द्रव्य में, शरीर के अंदर रक्त एवं
ऊतक द्रव्य में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। शरीर के अंदर रक्त तथा ऊतक द्रव्य में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है। याद रखिएगा इस चीज को। आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है। आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है। आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन भी कहते हैं। लिखिए, आंतरिक श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। 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 पहला लिखिए अनॉक्सी श्वसन। पहला लिखिए अनॉक्सी श्वसन। पहला लिखिए अनॉक्सी श्वसन। लिखिए इसमें अनॉक्सी श्वसन में वह श्वसन, अनॉक्सी श्वसन पे लिखिए वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक मतलब थोड़ा सा। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक ऑक्सीकरण होता है। आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अनॉक्सी श्वसन में पाइरुविक एसिड का निर्माण होता है। पाइरुविक अम्ल एक नाम है। इसमें जो पदार्थ बनता है उसका नाम है ये। पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। 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 हाँ, ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखिए। अनॉक्सी श्वसन निम्न श्रेणी के पौधों, अनॉक्सी श्वसन निम्न श्रेणी के पौधों, अनॉक्सी श्वसन निम्न श्रेणी के पौधों तथा जीवों में संपन्न होता है। निम्न श्रेणी के पौधों एवं जीवों में संपन्न होता है। जीवों में संपन्न होता है। अच्छा, केंचुए में कैसा श्वसन होगा? ऑक्सी होगा कि अनॉक्सी होगा? ऑक्सी होगा। बताइए, आप ही लोग बताएंगे। बताओ। केंचुआ निम्न श्रेणी का जीव नहीं है। ठीक है, निम्न श्रेणी के जीव पक्षी वर्ग में तो अनाक्सी है। हाँ, पक्षी वर्ग जैसे बीज हो गए। हाँ, तो इसमें तो अनाक्सी श्वसन होगा। ऑक्सी श्वसन होगा कि अनॉक्सी श्वसन होगा? पक्षी वर्ग में अनाक्सी श्वसन होगा। अनॉक्सी श्वसन होगा। चलो अभी लिखो आगे। अगला स्टार पॉइंट लिखो।
अगला स्टार पॉइंट लिखिए, जीवों में या ऐसा लिखिए, जीवों के पेशियों में मसल्स में, जीवों के पेशियों में यह श्वसन होता है, जीवों के पेशियों में यह श्वसन होता है, जीवों के पेशियों में मसल्स में यह श्वसन होता है। इसमें पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसमें पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का कोई सूत्र मुझे बताएंगे? अरे पायरुविक अम्ल को छोड़ो, लैक्टिक अम्ल का सूत्र बताओ। अभी मैं बता दूंगी, सब बता दोगे। क्या है लैक्टिक अम्ल का सूत्र बताइए, मैं बता दूं, C3H6O3। ठीक है, लिख लो साइड पे, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र लिख लीजिए साइड में, C3H6O3। उसका भी है ना, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से, आगे लिखो, जिसके कारण से, इतना लिख लिया, पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से पेशियों में थकान महसूस होती है, जिसके कारण से पेशियों में थकान महसूस होती है, थकान महसूस होती है। अच्छा, पेपर में आपसे अगर आ जाए कि बीजों में कैसा श्वसन होता है, फलों में कैसा श्वसन होता है, तो ये सब अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक है ना? हाँ, एक और स्टार पॉइंट लिखिए, एक और स्टार पॉइंट लिखिए, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया, अनॉक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका झिल्ली में संपन्न होती है, कोशिका के कोशिका झिल्ली में संपन्न होती है। अनॉक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के कोशिका झिल्ली में संपन्न होती है, कोशिका के कोशिका झिल्ली में संपन्न होती है। या कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य दोनों लिख सकते हैं, पेपर में क्या है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। कोशिका द्रव्य भी लिख लीजिएगा साइड में, द्रव्य और झिल्ली दोनों, कोशिका द्रव्य और झिल्ली दोनों में संपन्न होती है। चलिए आप लिखें, इस क्रिया में, आगे लिखिए, इसी में लिखते चलना है, अभी लिखते रहो, थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा। इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। होमवर्क ये है कि ATP का फुल फॉर्म आप घर से लिख के लाएंगे, यहाँ पे मत बताओ और सबको लिख लेने दो। चलो, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। वैसे तो वास्तव में 4 बनता है, लेकिन 2 आपके काम में लग जाते हैं, 2 बचते हैं। 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है तथा, लिखो लिखो लिखो, तथा इसमें ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 54 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ग्लूकोज के एक अणु से 54 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। 54 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और इसमें कौन सा चक्र होता है? इसमें ग्लाइकोलिसिस चक्र होता है। आगे लिखे, इस श्वसन में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। इस श्वसन में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, लिख दें क्या? ग्लाइकोलिसिस
ये लिखा है, इसमें ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक एसिड तथा 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, बस। और इसमें 54 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ग्लूकोज का एक अणु हो और आपको ऑक्सीजन तो अनुपस्थित रहेगा, मतलब ऑक्सीजन आप जोड़ नहीं सकते। ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? पायरुविक एसिड में टूट जाएगा। और आपको याद रखना है कि इससे 2 एटीपी निकलेंगी और साथ ही 54 किलो कैलोरी क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। और ये क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को और क्या कहते हैं? ईएमपी पथ। ईएमपी पथ मतलब ईएमपी पथ क्या है? ग्लाइकोलिसिस चक्र के बारे में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया था, जिसको संयुक्त रूप से आप कहते हैं ईएमपी। एमपी नहीं, ईएमपी। क्या है ईएमपी? मैं बता दूंगी, सब बता देंगे। ई मतलब एम्बिडन, एम्बिडन। एम मतलब मेयरहॉफ और पी मतलब बताइए। अब तो मैं 2 बता दी आप लोगों को, एम्बेडन और मेयरहॉफ। पी मतलब बताओ भाई, दीपिका बताओ। रेशमी। पी मतलब पार्सन। क्या बताएं हम? लिखिए स्टार पॉइंट बना के। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में लिखो, लिखते रहो, आज लिखते रहो। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में लिखो, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तथा ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तथा 2 एटीपी ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तथा 2 एटीपी एवं 54 किलो कैलोरी एनर्जी। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल 2 एटीपी तथा 54 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। अरे लिखो ना, तू भी लिखो। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज एम्बिडन, सामने लिखा हुआ है एम्बिडेन है, एम्बिडेन, मेयरहॉफ तथा पार्सन ने की थी। तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, ठीक है। एम्बिडेन, मेयरहॉफ तथा पार्सन ने की थी। एम्बिडेन, मेयरहॉफ तथा पार्सन ने की थी। इस कारण से एम्बिडेन, मेयरहॉफ तथा पार्सन ने की थी। इस कारण से इस क्रिया को ईएमपी पथ भी कहते हैं। ईएमपी, इस क्रिया को ईएमपी पथ भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए ग्लाइकोलिसिस चक्र का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिए। और क्या कहते हैं? ईएमपी। क्या क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस चक्र में? पायरुविक एसिड, 2 एटीपी और क्या बनता है? 54 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पायरुविक के कितने अणु बनते हैं, तो याद रखेंगे कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। लिख लीजिएगा, वहीं पे जहाँ पे पायरुविक लिखा होगा ना, तो 2 पायरुविक अम्ल लिख लीजिएगा। क्या पता पेपर में यही पूछ ले। तो 54 किलो कैलोरी या फिर ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी भी है। वो हम लोग जो खाते हैं ना अलग से ग्लूकोज, उसमें 4 पॉइंट बनता है। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रिया होती है, ग्लूकोज टूटता है, अगर वो अनॉक्सिक शोषक की ग्लाइकोसिस प्रक्रिया, तो उसमें कितनी एनर्जी बनेगी? 54। आगे समझ में? दोनों आज ऑक्सीशोषण नहीं लिखा रहे क्योंकि ये काफी अभी लंबा है, इसमें केप स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी, तो इसलिए कल पढ़ेंगे।